नमस्कार। आज की कहानी में आपका स्वागत है। ट्रेन की सीटी की तेज आवाज़ माहौल में गूंज उठी। गाड़ी धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से सरकने लगी। देवर मनोज ने अपनी भाभी सरिता के चरण स्पर्श करते हुए कहा, भाभी, आप पहली बार घर छोड़कर अपने मायके जा रही हैं। अपना और दोनों बच्चों का ध्यान रखिएगा। हाँ, सरिता ने आंचल से आंसू पोंछते हुए कहा। गाड़ी अपनी मंजिल की ओर बढ़ी चली जा रही थी, पर सरिता का मन तो उससे भी ज्यादा तेज गति से अतीत की गलियों में घूमने लगा था। वो सोच रही थी, पूरे 18 साल बाद आज मैं अपने मायके जा रही हूँ। पता नहीं माँ कैसी होंगी। दोनों छोटी बहनें और दोनों छोटे भाई तो शायद मुझे पहचान भी नहीं पाएंगे। इन 18 साल में क्या कुछ नहीं भोगा है मैंने। कोई अनजान इंसान सुनेगा तो एक काल्पनिक कहानी ही मानेगा। सब कुछ एक सपने की तरह ही तो गुजर गया। सरिता ने एक ठंडी सांस लेकर सीट पर अपना सिर टिका दिया। बंद आंखों में उसका अतीत मानो वर्तमान बनकर फिर से साकार हो उठा। बीए पास करते ही पिता ने बड़ी धूमधाम से सरिता की शादी प्रकाश से कर दी। प्रकाश के मामा सरिता के पिता के दोस्त थे। उन्होंने ही इस शादी में मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। मामा प्रकाश की तारीफ करते नहीं अघाते थे। बड़ा ही होनहार है मेरा प्रकाश, कोई भी केस नहीं हारता। उसके जैसा वकील तो चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ये सुनकर सरिता के पिता फूले नहीं समाते थे। शादी के दूसरे दिन सरिता विदा होकर ससुराल आ गई। ढेर सारे रस्मों रिवाजों के बाद सरिता को एक सजे सजाए कमरे में बिठा दिया गया। प्रकाश ने उसका घूंघट उठाते हुए कहा, सरिता, मैं आशा करता हूँ कि सुंदरता के साथ साथ अपने मधुर व्यवहार से भी तुम घर के सभी सदस्यों का दिल जीत लोगी। प्रेम, मनुहार और समर्पण में कब रात बीत गई पता ही नहीं चला। सुबह मीठी नींद में सोई सरिता का सुंदर मुखड़ा देखकर प्रकाश मुग्ध हो उठा। सच, कितनी सुंदर जीवन संगिनी मिली है मुझे। अचानक प्रकाश की सोच को झटका लगा। सरिता की गर्दन पर एक बड़ा सा सफेद धब्बा था। प्रकाश ने ध्यान से देखा तो अवाक रह गया। ल्यूकोडर्मा। तुरंत उसने झकझोरकर सरिता को उठा दिया और पूछा, ये दाग कब से है तुम्हें? जी वो, सरिता सहम गई। बताओ कब से है ये दाग तुम्हें? प्रकाश लगभग चीख सा पड़ा। जब मैं 10 साल की थी तब से है। वहां और पीठ पर भी छोटा सा दाग है। बहुत इलाज करवाया पर उफ, इतना बड़ा धोखा। प्रकाश अवाक था। पर मेरे पिताजी ने शादी से पहले ही आपके मामा जी को सब कुछ बता दिया था। आपके मामा जी तो सब जानते थे। उन्होंने मेरे पिताजी से कहा था कि सब कुछ जानकर भी आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं। ये कहते हुए सरिता रो पड़ी। मामा ने ऐसा कहा? तुम में ऐसे कौन से सुरखाब के पर जड़े हैं जो इतना होने पर भी मैं तुम्ही से शादी करता? तुम्हारे पिता ने मुझसे बात क्यों नहीं की? मुझसे क्यों छिपाया? प्रकाश का गुस्से से बुरा हाल था। थोड़ी ही देर में पूरे घर में ये बात फैल गई। जो बहू कल रात तक सौंदर्य की प्रतिमा लग रही थी, वही सुबह बदसूरत लगने लगी। सब उसे ऐसे देखने लगे मानो वो इंसान नहीं कोई अजूबा हो। इसे इसके मायके ही भेज दो। रखें वो धोखेबाज अपनी बेटी को अपने ही पास। सास बेफर उठी। दूसरों को क्यों दोष देती हो? अपने भाई को क्यों नहीं कुछ कहती? प्रकाश के पिता ने झल्लाकर पत्नी से कहा। प्रकाश की मां ने तुरंत भाई को फोन करके पूछा तो उसने बेशर्मी से कहा, जीजा जी ने मेरा टेंडर रुकवाया था ना। सबके सामने बुरी तरह से जलील भी किया था मुझे। मेरे गाल पर जो थप्पड़ मारा था ये उसी का जवाब है बहना। क्या? प्रकाश की मां हैरान रह गई। घर में जैसे सभी को सांप सूंघ गया। प्रकाश, तू कल ही इसे इसके मायके छोड़ा। हमें रोक वाली बहू नहीं चाहिए। नहीं माँ, ये वहां नहीं जाएगी। किसी दूसरे की गलती की सजा ये क्यों भोगे? प्रकाश ने कहा तो उसकी माँ चौंक गई। पर मैं किसी बेगुनाह को सजा देने का पक्षधर नहीं हूँ। ये अब मेरी पत्नी है। इसे इसी घर में रहना होगा। यहाँ पूरा सम्मान मिलेगा इसे। हाँ, सजा भी जरूर मिलेगी, पर इसे नहीं,
इसके पिता और मेरे मामा को। मैं उन जैसे ओछे लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। इसके पिता की सज़ा यही है कि वो जीते जी अपनी बेटी का मुंह कभी नहीं देख पाएंगे। न ये वहाँ कभी जाएगी, न ही इसके मायके का कोई भी सदस्य यहाँ मेरे जीते जी पैर धरेगा। बस। प्रकाश आवेश में आकर बोलता चला गया। सरिता अवाक रह गई। इतनी बड़ी सज़ा? पर यह सज़ा तो मुझ पर भी लागू होती है। मैं अपने पति के जीते जी अपने मायके के किसी भी सदस्य से नहीं मिल सकती। उसका सिर घूमने लगा और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। कुछ दिन बेहद असमंजस और लाचारी में बीते। धीरे धीरे सरिता खुद को ससुराल के अनुसार ढालने लगी। समय बहुत बड़ा मरहम है जो बड़े से बड़े घाव को भी भर देता है। सरिता ने अपनी सेवा और मधुर स्वभाव से सबका दिल जीत लिया। प्रकाश ने सरिता को कई अच्छे डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि ये स्थिर ल्यूकोडर्मा है। इसका ठीक होना बहुत मुश्किल है। हाँ, इसे बढ़ने से रोका जा सकता है। ये 70 के दशक की बात थी। उस समय मेडिकल साइंस उतनी उन्नति पर नहीं था। प्रकाश और सरिता ने खुद को नियति के हवाले कर दिया। सरिता की दवा चलने लगी। सरिता को घर में सारे सुख उपलब्ध थे। मनचाहा पहनना, मनचाहा खाना, घूमना फिरना। पर यही तो जिंदगी नहीं होती। जब तक पति पत्नी में तालमेल ना हो तब तक सारे सुख बेकार ही तो होते हैं। प्रकाश का रूखा रवैया सरिता के सारे सुखों को जैसे अवसाद से धो डालता था और वहां बच जाता था सिर्फ दिल का दर्द। शादी के दूसरे दिन से ही प्रकाश ने न जाने कैसी चुप्पी साध ली कि लोग उसकी हंसी को भी तरस गए। खुद को कोर्ट के काम में बेहद मसरूफ कर लिया प्रकाश ने। सरिता पति की उपेक्षा का जहर पीने को मजबूर हो गई। रात के अंतरंग क्षणों में भी उसे पति के प्यार में बेहद ठंडापन ही महसूस होता। उसके मन के दर्द को समझने वाला कोई नहीं था। प्रकाश उससे प्यार भी एक फर्ज समझकर करता था। यही बात सरिता को अंदर तक छलनी कर जाती थी। समय बीतता रहा। जब सरिता को पहली बेटी हुई तो घर भर में खुशी की लहर दौड़ गई। सरिता के पिता ने सोचा अब तक दामाद का गुस्सा ठंडा हो गया होगा, इसीलिए बच्ची और सरिता के लिए ढेर सारा सामान अपने बड़े बेटे के हाथ भिजवा दिया। पर प्रकाश ने अपने साले को दरवाजे से ही लौटा दिया। सरिता अपने भाई की एक झलक मात्र ही देख सकी। वो बिलक बिलक कर रोई, पर प्रकाश नहीं पसीजा। उल्टे सरिता को बुरी तरह से डांटते हुए बोला, मैं सिद्धांतवादी आदमी हूँ। एक बार जो कह दिया बस कह दिया। अगर मेरे साथ रहना है तो तुम्हें अपने मायके को भूलना होगा। इस घटना के कुछ दिनों बाद सरिता को अपने पिता का पत्र मिला। ऐसा लगा मानो कोई उसके दिल को मुट्ठी में भींच रहा हो। उसके पिता ने लिखा था, हमारी परवाह मत करो बेटी, तुम ठीक से हो, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। पर कभी कभी बचपन की वो नन्ही सरिता याद आ ही जाती है, जो अपने बाबूजी के बिना एक पल भी नहीं रह पाती थी। खैर, सुखी रहो। मैं ये दुआ करता हूँ कि हम सबको भूलने में ईश्वर तुम्हारी मदद करे। वक्त गुजरता जा रहा था, पर प्रकाश का स्वभाव वैसा ही था। प्रेम, समर्पण, सेवा और धैर्य से उसने पति का दिल जीत लिया था। पर उस समय उसकी सारी जीत हार में बदल जाती जब प्रकाश मायके जाने के नाम पर उसे बुरी तरह फटकार देता। सरिता का दिल रो पड़ता। प्रकाश की माँ बेटे को समझाती, जो हुआ सो हुआ, इतनी अच्छी बहू तो हमें चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलती। माता पिता का मुंह देखने को कितना तड़पती है बेचारी। जाने दे इसे इसके मायके, मिलाने दे सबसे। पिछली बातें भूल जा। ठीक है, जाए, पर उसके बाद मुझे अपने लिए मरा हुआ ही समझे। प्रकाश दो टूक फैसला सुना देता। इस बीच सरिता को एक बेटा भी हुआ, पर बेटे का प्यार भी प्रकाश को अपने फैसले से नहीं डिगा पाया। सरिता ने भी कुछ कहना ही छोड़ दिया था। उसे लगा प्रकाश का दिल वो पत्थर है जिससे टकराकर उसके मन की इच्छा हमेशा चकनाचूर होती रहेगी। वो चाहे कुछ भी कर ले, वो भी इस पत्थर को पिघला नहीं सकती। एक दिन सरिता को पिता की मृत्यु का टेलीग्राम मिला।
पिता का चेहरा, अंतिम समय में भी ना देख पाने का दुख उसे भीतर ही भीतर जैसे खाए जा रहा था। इस बार प्रकाश का दिल भी पिघल गया। उसने सोचा, सरिता वहां जाने को कहेगी ही, इस बार वो उसे जाने देगा। खुद जाने के लिए कहने से उसके पुरुषत्व को, उसके अहम को ठेस लगती, पर सरिता ने एक बार भी नहीं कहा। केवल भीगी पलकों से एक बार प्रकाश की ओर देखा। पता नहीं क्यों, पहली बार प्रकाश जैसे कठोर इंसान का मन भी कांप उठा। वो पत्नी से नजरें नहीं मिला पाया। पहली बार सरिता के मन में पति के लिए नफरत के अंकुर फूटे। पर नारी की तो यही विडंबना है कि उसे अपनी नफरत को भी सहनशीलता के आंचल तले ढककर रखना पड़ता है। वो कई दिनों तक बेचैन रही। हर घड़ी बाबूजी का चेहरा ही आंखों के सामने आ जाता। बचपन में उसे स्कूल पहुंचाते बाबूजी, टॉफी की दुकान पर ठिठकती बेटी की आंखों में लालच देखकर खिलखिलाकर हंसते, उसे चूमते बाबूजी, कन्यादान करते हुए बिलखते बाबूजी, और विदाई के वक्त उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए आशीर्वाद देते बाबूजी। उफ, काश एक बार उन्हें देख पाती। उसका मन दर्द से तड़प उठता। धीरे धीरे 16 साल बीत गए। कभी कभी सरिता सोचती, राम का वनवास भी 14 वर्षों में टूट गया था। पता नहीं मेरा मिलन कब अपने मायके वालों से होगा। समय वो धारा है जिसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं। वो बिना रुके अपने प्रवाह में सुख दुख को समेटे बहता जाता है। सरिता की बेटी आभा 15 साल की हो गई थी और बेटा मन्नू 10 साल का। सरिता बेटी को देखकर सोचती, अगर किसी वजह से इसकी ससुराल वाले भी इसे यहाँ न आने दे तो। उसकी भीगी आंखों में एक साथ दो तस्वीरें तैर उठती, एक अपनी और एक अपनी माँ की। उसका रोम रोम कांप उठता। वो अचानक सामने खड़ी आभा को कलेजे से भींच लेती। आभा आंखों में हैरानी लिए पूछती, क्या हुआ माँ? कुछ भी तो नहीं। सरिता सहज होने की नाकाम कोशिश करती। कुछ दिनों से प्रकाश की तबीयत खराब रहने लगी थी। कभी बुखार, कभी उल्टियां, हाथ पैरों में थोड़ी सूजन सी रहने लगी थी। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाए और रिपोर्ट आने पर सरिता के सिर पर मानो वज्रपात हुआ। प्रकाश की दोनों किडनियां खराब थीं। कुछ दिन उसे डायलिसिस पर रखा गया। बाद में डॉक्टर ने साफ कह दिया कि किडनी बदलकर ही उसकी जिंदगी को बचाया जा सकता है। पर इस बार भी प्रकाश हमेशा की तरह अड़ गया। मैं किसी दूसरे का जीवन खतरे में नहीं डाल सकता। घर के सब लोगों ने समझाने की बहुत कोशिश की, पर नाकाम रहे। एक दिन प्रकाश ने भावुक होकर सरिता से कहा, सरिता, मैंने अपने जीवन में एक ही पाप किया है। शायद उसी पाप की सजा मिली है मुझे। पाप? हाँ, मैंने तुम्हारा मायका छुड़वा दिया ना। छोड़िए पुरानी बातों को। तुम अगर चाहो तो बच्चों को लेकर अपनी माँ से मिल आओ। प्रकाश ने सकुचाते हुए कहा। सरिता चौंक पड़ी। उसके होठों पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई। उसने प्रश्न किया, आजीवन कारावास की अवधि 25 साल होती है ना? हाँ, पर क्यों? अगर कैद के 24 साल गुजार चुके इंसान को ये कहकर रिहा कर दिया जाए कि तुम्हारा कोई दोष नहीं था, तुम आज़ाद हो, तो क्या उसे आज़ादी अच्छी लगेगी? बीते हुए सुनहरे वर्षों की याद और तड़प उसे अंदर तक नहीं दहला देगी? उसके लिए तो कैद ही बेहतर होगी। ये कहते हुए सरिता की आंखें छलक उठी। प्रकाश शर्मिंदा सा बैठा रहा। उसने फिर कुछ नहीं कहा। बहुत कष्ट भोगने के बाद एक सुबह नश्वर काया को त्याग कर उसकी आत्मा अनंत में विलीन हो गई। प्रकाश की 13वीं के बाद सरिता के भाई ने उसे अपने साथ ले जाना चाहा। उसकी सास उसके सिर पर हाथ फेरती हुई बोली, जा, चली जा बहू, रोकने वाला, अपनी कसम देने वाला अब है कहाँ? दीदी, स्टेशन आ गया। अचानक सरिता को भाई ने झकझोर दिया। वो जैसे नींद से जागी। प्लेटफॉर्म पर घर के सारे सदस्य खड़े थे। वो बेतहाशा दौड़ती हुई अपनी माँ से लिपट गई। माँ बेटी के करुण रुदन से सबकी आंखें नम हो गई। बेटा, तुझे एक दिन विधवा के रूप में देखूंगी, ऐसा तो सपने में भी नहीं सोचा था। माँ की आत्मा कराह उठी। वर्षों से दबा दर्द
आंसुओं के जरिए बहने लगा था। यही सच है माँ, हम दोनों ने सजा भोगी है। तुम्हारी सजा ये है कि तुमने मुझे विधवा के रूप में देखा, और मेरी सजा ये थी कि मैं सुहागिन के रूप में तुम्हारे सामने नहीं आ सकती थी। ये कहते हुए सरिता रो पड़ी। मेरी बच्ची, न जाने किस पाप की सजा पाई है तूने। सजा? सजा तो आज खत्म हो गई है माँ। मैं सजा मुक्त हो गई हूँ, सजा मुक्त। लेकिन इस सजा से मुक्त होने के लिए मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। सरिता का रोना सारी सीमाएं तोड़ गया, ठीक उसी तरह जिस तरह बाढ़ का पानी सारी हदें तोड़कर बह निकलता है और पीछे छोड़ जाता है अवसाद, सिर्फ अवसाद। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिए। अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।